नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नौका डूबी का 13वां अध्याय। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। रमेश ने निश्चय किया था कि मैं कलकत्ते में अपना काम करके शीघ्र ही लौट आऊंगा और कोलुटोला स्ट्रीट के पास जाने वाली गली में भी न जाऊंगा। रमेश दर्जीपाड़ा वाले मकान में आकर रहने लगा। दिन में वह बहुत कम समय अपने जरूरी कामों में बिताता। वह और दफे कलकत्ते आकर इन सब लोगों से भेंट करता था। अब की बार वह उनसे भेंट भी ना कर सका। रास्ते में कहीं किसी परिचित व्यक्ति से भेंट ना हो इस भय से बार बार चौकन्ना रहता। किंतु कलकत्ता आते ही रमेश का ख्याल बदल गया। उसके पूर्व कल्पित सिद्धांत में हेर फेर होने लगा। जो कमला उसकी आंखों में बस गई थी, जिसने अपने नवीन भूषण वसन की सजावट और किशोर अवस्था की मोहिनी छवि से उसके मन को लुभा लिया था, कलकत्ते में आकर उसकी ओर से रमेश का चित्त उचट गया। रमेश ने दर्जीपाड़ा के मकान में कमला को कल्पना क्षेत्र में लाकर अनुराग की दृष्टि से देखने की चेष्टा की, किंतु यहाँ उसका चित्त ऐसा करने को राजी न हुआ। आज कमला उसके समीप एक अभद्र अशिक्षिता बालिका की भांति प्रतिभासित हुई। भारी वस्तु को हटाने के लिए जितने बल का प्रयोग किया जाए उतना ही बल घटता है। रमेश नलिनी को मन से हटाने के लिए जितना जोर मारने लगा उतनी ही उसकी मानसिक शक्ति घटने लगी। नलिनी को किसी तरह मन के भीतर प्रवेश न करने दूंगा, यह प्रतिज्ञा करते करते नलिनी की बात दिन रात रमेश के मन में आघात पहुंचा रही थी। भूलने का कठिन संकल्प ही स्मरण रखने का प्रबल कारण हो गया। यदि रमेश चाहता तो बहुत शीघ्र कलकत्ते का काम करके गाजीपुर लौट आता, किंतु वहां जाते ही उसका काम बहुत बढ़ गया। आखिर वह भी पार लग गया। कल रमेश किसी काम से पहले इलाहाबाद होकर तब गाजीपुर जाएगा। इतने दिन से वह विचार धैर्य धारण किए चला आता था, क्या उसका कुछ पुरस्कार उसे न मिलना चाहिए। विदा होने के पूर्व चुपचाप एक बार कोलुटोले की खबर ले आवे तो क्या हर्ज है। आज कोलुटोला मोहल्ले की उसी गली से होकर जाने की बात ठीक करके वह एक चिट्ठी लिखने बैठा। उसमें कमला के साथ अपना संबंध विस्तार पूर्वक लिखा। इस बार गाजीपुर लौटकर वह अगत्या हतभागिनी कमला को पत्नी भाव से ग्रहण करेगा, यह भी सूचित कर दिया। इस प्रकार उसने नलिनी से अपना चीर विच्छेद होने के पूर्व ही को सारी सच्ची घटना जता इस पत्र द्वारा उसने उससे विदा मांगी। चिट्ठी को लिफाफे में बंद करके उसके ऊपर किसी का नाम न लिखा। चिट्ठी में भी उसने ना किसी का नाम लेकर संबोधन किया, ना नीचे ही अपना नाम लिखा। घनानंद बाबू के नौकर सभी रमेश से राजी रहते थे। कारण यह कि रमेश नलिनी के सभी छोटे बड़े आत्मीयजनों को समता भरी दृष्टि से देखता था। कभी किसी त्योहार पर नलिनी के नौकरों को इनाम कहकर कोई कपड़ा या कुछ नगद दे देता। रमेश ने निश्चय किया था सांझ हो जाने पर वह कोलुटोला वाले मकान में जाकर एक बार दूर से नलिनी को देखावेगा और किसी नौकर के द्वारा वह चिट्ठी चुपचाप नलिनी के पास भेजकर सदा के लिए पुराने प्रेम बंधन को तोड़कर चला जाएगा। रमेश ने चिराग बत्ती के समय चिट्ठी हाथ में ले थरथराते पैर और कांपते हृदय से उस गली के भीतर प्रवेश किया। फाटक के पास आकर देखा, दरवाजा बंद है। ऊपर नजर उठाकर देखा, झरोखे सब बंद है। मकान सूना पड़ा है, सर्वत्र अंधेरा छाया है। तथापि रमेश ने बाहर से किवाड़ पर धक्का दिया। 2-4 बार ठोकर देने पर भीतर से एक दरबान दरवाजा खोलकर बाहर आया। रमेश ने पूछा, कौन, रामधन तो नहीं? हाँ बाबू, रामधनी हूँ। बाबू लोग कहाँ गए? लल्ली को लेकर पश्चिम हवा खाने गए। कहाँ गए ये तो नहीं कह सकता। और साथ में कौन गया है? कमल नयन बाबू गए हैं। ये कमल नयन बाबू कौन है? ये तो हमें मालूम नहीं, दरबान ने कहा। रमेश ने प्रश्न करके जाना, कमल नयन एक युवा पुरुष है, कुछ दिन से इनके घर आने जाने लगा है। तथापि रमेश नलिनी का परित्याग करने ही चला था। तथापि कमल नयन पर उसकी एक स्वाभाविक ईर्ष्या उत्पन्न हुई। रमेश ने पूछा, तुम्हारी लल्ली का स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो उसका अच्छा है। रामधन ने सोचा था रमेश बाबू इस शुभ संवाद से प्रसन्न और चिंता रहित होंगे। क्या जाने रामधन ने यह भूल समझाओ। रमेश, मैं एक बार ऊपर जाऊंगा। रामधन हाथ में चिराग ले रमेश को ऊपर ले गया। रमेश भूत की तरह हर एक कमरे में एक बार घूम आया। पश्चात एक कुर्सी पर बैठा। घर में जो वस्तु जहां थी वह वहीं थी। बीच में कमल नयन कहां से आए?
संसार में कोई जगह किसी के अभाव में अधिक दिन खाली नहीं रह सकती। जिस झरोके पर रमेश एक दिन नलिनी के पास खड़े होकर सावन महीने के सूर्यास्त समय की शोभा देखते थे, वह स्थान क्या खाली रह सकेगा? अवश्य ही कोई ना कोई नलिनी के साथ उस जगह को सुशोभित करेगा। ग्लानि से रमेश का हृदय फटने लगा। दूसरे दिन रमेश इलाहाबाद न जाकर सीधे गाजीपुर लौट आया। रमेश कलकत्ते में प्रायः 1 मास रहकर गाजीपुर आया। यह 1 मास कमला के लिए कुछ कम समय ना था। वह नहीं जानती थी कि उसके भाग्य में क्या होने वाला है। उसका हृदय भविष्य परिणाम की चिंता से चूर चूर होने लगा। उषा का प्रकाश देखते ही देखते जैसे प्रातःकाल की धूप निकल आती है, कमला का स्त्री स्वभाव भी वैसे ही थोड़े समय में सोते से जाग उठा। अन्नपूर्णा के साथ यदि उसका घनिष्ठ परिचय ना होता, यदि अन्नपूर्णा का प्रेम रहस्य और वियोग व्यथा उसके हृदय पर प्रतिफलित ना होती, तो ना मालूम कितने दिनों में वह इन बातों का मर्म जान सकती। इधर रमेश के आने में विलंब देखकर अन्नपूर्णा के अनुरोध से चक्रवर्ती ने कमला और रमेश के रहने के लिए शहर के बाहर गंगा के किनारे किराए पर एक मकान ठीक कर रखा। थोड़ा बहुत असबाब भी इकट्ठा करके घर सजाने के लिए रख छोड़ा और घर के आवश्यक काम धंधा करने के लिए दास दासी का भी प्रबंध कर रखा। अनेक दिन विलंब करके रमेश जब गाजीपुर आया, तब चक्रवर्ती के घर में रहने का उसे कोई बहाना न रहा। इतने दिन बाद कमला ने अपने स्वतंत्र घर में प्रवेश किया। मकान के चारों ओर बाग लगाने योग्य जमीन थी। 2 बगली बड़े बड़े शीशम के पेड़ों के भीतर से होकर एक छांवदार सड़क गई। शीतकाल में गंगा के दूर तक हट जाने के कारण गंगा की धार और किनारे के बीच बालू का एक बड़ा सा मैदान हो गया। उस मैदान में जगह जगह किसान लोगों ने गेहूं का खेत बो रखा था। जहां जहां तरबूजे और खरबूजे की लता लगा दी है। घर के दक्षिण सिवाने गंगा के किनारे की तरफ अशोक का एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसके नीचे पत्थर का चबूतरा बंधा है। बहुत दिनों से मकान भाड़े पर ना रहने के कारण मकान और उसके हाथे की जमीन गिरी दशा में थी। बाग में कोई पेड़ पौधा हरा ना था। घर भी कूड़े करकटों से भरा था। कमला को यह सब देखकर बुरा न लगा। गृहिणी पद लाभ के आनंद में उसे सब वस्तुएं सुंदर दिखने लगी। कौन घर किस व्यवहार में आएगा, बाग की जमीन में कहाँ कौन पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यह सब उसने मन ही मन ठीक कर लिया। चक्रवर्ती के साथ सलाह करके कमला ने सब जमीन आबाद करने की व्यवस्था की और स्वयं खड़ी होकर उसने रसोई घर का चूल्हा बनवाया और उसके पार्श्ववर्ती भंडार घर में जहां जो परिवर्तन करना जरूरी था, सब ठीक कर लिया। घर के कूड़े करकट को फेंकवाकर सबको झाड़ पोंछकर साफ करवाया। इस पर पीछे पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लिपवा दिया। जिस जगह को देखने से पहले जी मचलता था, वह अब सुहावनी और लुभावनी लगने लगी। कमला का चित्त घर द्वार की सफाई और फुलवाड़ी की सजावट में बस गया। गृह कार्य में रमणी का जितना जी लगता है, उतना और किसी काम में नहीं। रमेश ने कमला को आज उसी काम में लगा देखा। उसका प्रसन्न मुंह, उसकी गृह कार्य दक्षता देखकर रमेश के मन में एक नवीन आश्चर्य के साथ विशेष हर्ष उत्पन्न हुआ। इतने दिन रमेश ने कमला को अपने घर में स्वच्छंदता पूर्वक ना देखा था। आज उसे जब घर की अधिकारिणी के रूप में देखा, तो उसके सौंदर्य के साथ एक महत्व का चिन्ह भी पाया। उसने कमला के पास आकर कहा, कमला तुम क्या कर रही हो, थक जाओगी? नहीं, मैं नहीं थकूंगी, कमला ने मीठी हंसी हंसकर कहा। रमेश जो उसकी खबर लेने आया, उसकी वह कृतज्ञता स्वीकार कर वह अपने काम में लग गई। कार्यकुशल लोगों में यह एक भारी दोष होता है, वे दूसरे की कार्यकारिता पर निर्भर नहीं करते। उन्हें इस बात का भय लगा रहता है कि जो काम वे अपने हाथ से करेंगे वह दूसरा कोई ठीक से नहीं कर सकेगा। इसलिए रमेश से उसने यह ना कहा कि आप मेरा साथ दो, यह काम आप लोगों का करने का नहीं है, ऐसा ही उसने रमेश से कहा। इतना कहकर कमला घर को अच्छी तरह पोतकर कमर में लपेटे हुए आंचल को कंधे पर डाल सिर पर कपड़ा दे बाहर आई। फुलवारी में कहाँ कौन पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इस विषय को लेकर वह चक्रवर्ती साहब के साथ विचार करने लगी। इन्हीं सब बातों में दिन समाप्त हो गया। अभी 2-1 दिन घर का परिष्कार कुछ बाकी रह गया था। मकान बहुत दिनों से सूना पड़ा था और बंद था। इससे 2-4 दिन खिड़की दरवाजे खुले न रखने से वह रहने योग्य न होगा। यह सोचकर कमला ने सांझ होने पर चक्रवर्ती के घर में ही रहने का निश्चय किया।
इससे रमेश का मन कुछ दुखी हुआ। आज दिन भर वह यही सोचता था कि कब सांझ होगी, घर में चिराग बत्ती जलाऊंगा और कमला के सलज मृदु मुस्कुराहट के आगे अपना हृदय संपूर्ण रूप से निवेदन कर दूंगा। किंतु नए घर के वास में 2-4 दिन के विलंब की संभावना देखकर रमेश दूसरे दिन अपने वकालत संबंधी काम से इलाहाबाद चला गया। आज कमला के नए मकान में अन्नपूर्णा को भोजन का निमंत्रण था। विपिन बिहारी बाबू भोजन के उपरांत जब ऑफिस गए तब अन्नपूर्णा कमला के घर गई। कमला के अनुरोध से चक्रवर्ती उस दिन स्कूल ना गए। अन्नपूर्णा ने अशोक के पेड़ तले रसोई चढ़ा दी। चक्रवर्ती तरकारी बनाने बैठे। उमेश यथासाध्य उन दोनों की सेवा टहल करने लगा। रसोई तैयार हो जाने पर दोनों ने तृप्तिपूर्वक भोजन किया। चक्रवर्ती पान इलायची खाकर घर के भीतर जाकर सोए रहे। इधर दोनों सखियां अशोक की छांव में बैठकर गप करने लगी। इस गप के साथ साथ कमला के हृदय का भाव बदलने लगा। उसकी दृष्टि में यह सृष्टि अब नई सी मालूम होने लगी। 3 बजते बजते अन्नपूर्णा घबरा उठी। उसके पति ऑफिस से आवेंगे। कमला ने उसे जाने का उद्यत देखकर कहा, क्या एक दिन तुम्हारा नियम भंग नहीं हो सकता? अन्नपूर्णा ने कुछ उत्तर न दिया। मुस्कुराकर कमला का चिबुक पकड़कर धीरे से हिला दिया और घर के भीतर जाकर पिता को जगा दिया और कहा, मैं घर जाती हूँ। चक्रवर्ती ने कमला से कहा, बेटी तुम भी चलो। कमला, नहीं, अभी यहाँ कुछ काम करना बाकी है, उसे पूरा करके मैं चिराग बत्ती के समय आऊंगी। चक्रवर्ती अपने पुराने नौकर और उमेश को कमला के पास रखकर आप अन्नपूर्णा को घर पहुंचाने गए। वहां उन्हें कोई काम था। कमला से कह गई कि मेरे लौटने में अधिक विलंब न होगा। कमला अपने घर के शेष कार्य को संपन्न कर चुकी। तब भी थोड़ा दिन बाकी था। वह हाथ पैर धो बदन पर एक कपड़ा डाल अशोक के पेड़ के नीचे आकर बैठी। गंगा में बड़े बड़े जहाज इधर उधर जा आ रहे थे। उसकी शोभा देखने लगी। देखते ही देखते सूर्य अस्त हो गया। ऐसे समय में उमेश एक बहाना करके कमला के पास आ खड़ा हुआ। कहा, माँ, बड़ी देर से आपने पान नहीं खाया। चक्रवर्ती के घर से आते समय मैं पान लेता आया था। यह कहकर उसने एक कागज में लपेटा हुआ पान का बीड़ा कमला के हाथ में दिया। कमला को तब चेत हुआ। सांझ हो गई। वह झट उठ खड़ी हुई। उमेश ने कहा, चक्रवर्ती महाशय ने गाड़ी भेज दी है। कमला गाड़ी में बैठने के पूर्व एक बार घर को देखने के लिए भीतर गई। एक घर में जाड़े के समय आग जलाने के लिए विलायती ढंग की बनी एक अंगीठी थी। उसके पास ही एक मेज पर लैंप जल रहा था। कमला ने उसी मेज के ऊपर एक मुड़े हुए कागज पर पान रखकर अलमारी में से किताब लाने गई। उसी समय एकाएक उसकी नज़र मोड़े हुए कागज पर रमेश के हाथ के लिखे अपने नाम पर पड़ी। कमला ने उमेश से पूछा, यह कागज तूने कहाँ पाया? बाबू के घर के कोने में पड़ा था, मैंने झाड़ू देते समय उठा लिया, उमेश ने कहा। कमला उस कागज को खोलकर पढ़ने लगी। रमेश ने कलकत्ते में नलिनी के पास भेजने के लिए जो सविस्तार चिट्ठी लिखी थी, यह वही थी। रमेश के हाथ से वह चिट्ठी कब कहाँ गिर गई, इसकी कुछ खबर उसे ना थी और कमला ने उसको पढ़ लिया। उमेश ने कहा, आप इस तरह चुप होकर क्यों खड़ी रह गई? रात हुई जाती है। कमला कुछ ना बोली, चित्रवत खड़ी रही। कमला के मुंह की ओर देखकर उमेश डर गया। कहा, घर चलो, रात हो गई। कुछ देर के बाद चक्रवर्ती के नौकर ने आकर कहा, बहू जी, गाड़ी बहुत देर से खड़ी है, अब चलिए।